भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री और उसके नेता तो अच्छी भावना से देते हैं, इसलिए उनका चोरी नहीं हो रहा है। जो कोई कांग्रेस की मानसिकता के, दूसरी किसी मानसिकता के, या जो राजनीतिक मानसिकता ना रखते हो, भगवान में आस्था रखते हो, अगर वो चंदा देते हैं तो उनका चंदा चोरी होता है। भाजपा से जुड़े हुए लोगों का कोई चंदा कहीं चोरी नहीं हो रहा है, इसीलिए भाजपा मस्त है, इसीलिए उनको कोई चिंता नहीं। चिंता विपक्षियों को है, चिंता आम आदमी को है, चिंता साधारण व्यक्ति को है, चिंता साधारण मतदाताओं को। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जंतर मंतर पर लगातार अनशन चल रहा है सोनम वांगचुक का। लगातार छात्र डटे हुए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन मंत्री जी इतने बेशर्म है कि ना तो वो सुन रहे हैं और ना ही इस्तीफा दे रहे हैं। और ये पूरी सरकार ही संवेदनहीन हो चुकी है। एक शख्स अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहा है छात्रों के भविष्य के लिए, तो दूसरी तरफ सब आराम फरमा रहे हैं। कोई बातचीत करने तक नहीं पहुंच रहा है। सॉल्यूशन ये क्या ही निकालेंगे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव या फिर विपक्ष के तमाम नेता हैं, फोन कॉल कर रहे हैं, मिलने के लिए जा रहे हैं। अखिलेश यादव भी जा सकते हैं 20 तारीख को, ऐसा कहा जा रहा है। राजनीति इतनी कठोर हो जाएगी कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन ऐसा हो रहा है। और एक सपना, केपी मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, उनको भी आया। उस सपने के बारे में भी हम लोग जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद दिवांशु जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं, जो मैंने अपील की थी कल और परसों में, बहुत ज्यादा कमेंट आए हैं और निजी कमेंट भी आए हैं। कई लोगों ने हमें सलाह भी दी है, हम उनका अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि अपने अंदर थोड़ा बदलाव भी करेंगे और चीजों को भी सुधारेंगे। अगर कोई कमियां रह जाती है तो मैं उनके सुझाव का स्वागत करता हूं और उनको धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी इसी प्रकार के सुझाव, इसी प्रकार की टिप्पणियां और इसी प्रकार की कठोर टिप्पणियां भी वो करते रहेंगे, ताकि हम अपने अंदर से सुधार कर सकें और हमें जानकारी हो सके कि जनता हमारे विषय में क्या सोचती है। मैं एक बार फिर उनका आभार और धन्यवाद करता हूँ जी। हम्म। अच्छा सर, आपने एक ट्वीट किया है जिसमें बताया है कि आपको एक सपना आया। अब उस सपने के बारे में हम भी जानना चाहते हैं, हमारे जो तमाम लाखों दर्शक हैं वो भी जानना चाहते हैं कि ये गुप्त तांत्रिक अनुष्ठान कहाँ हो रहा था। मानसून सत्र से उसको आपने जोड़ा भी है, तो क्या है वो पूरी कहानी, जरा बताइए। देखिए हिमांशु जी, आजकल जो राजनीतिक हालात चल रहे हैं देश में, दिल्ली में, और हम लोग दिल्ली में रहते हैं, तमाम लोगों से चर्चाएं होती हैं और कई ऐसी गंभीर चर्चाएं भी होती हैं जिनके कोई तथ्य नहीं होते और हम उनको लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते। लेकिन हमें तो वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करना होता है, तो हम कैसे व्यक्त करें ये सोचना हम्म। पड़ता है। अब आप इसको सपना जोड़ के कहिए या इस तरह की चर्चाएं कहिए, मैंने उसको इस तरह से सपने की तरह से व्यक्त किया है, जो चर्चाएं चल रही उन्हीं भावनाओं को देखते हुए कि कई जगह इस तरह के तांत्रिक अनुष्ठान चल रहे हैं, क्योंकि राजनीति में तांत्रिक अनुष्ठानों का बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं जुड़ाव है। इसके बिना, इस अनुष्ठानों के बिना किसी का काम नहीं चलता है। जो हम सुनते हैं, जो हमने देखा है, जो हमने जाना है, अगर मैं शुरू करूं, जब हमने राजनीतिक रूप से होश संभाला था और थोड़ा सा चीजों को समझना शुरू किया था, एक बहुत बड़ा वक्तव्य आता है, बहुत बड़ा प्रसंग आता है कि चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बन गए थे और उसके बाद इमरजेंसी के बाद तमाम चीजें हुई थी। उसके बाद फिर सन 80 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और प्रधानमंत्री बनने के बाद में उनको चामुंडा देवी जाना था। हिमाचल के चामुंडा देवी बहुत फेमस मंदिर है, वहां पे जाना था उनको और उन्होंने अपने किसी परिचित व्यक्ति से कहा, भाई ठीक है हम फलानी डेट को जा रहे हैं, और वो नहीं गई। और उसके बाद जब वो नहीं जा पाई किसी व्यस्तता की वजह से, तो वहां के जो पंडित थे, पुजारी थे, वो बड़े नाराज हो गए और उन्होंने ये कहा कि भाई अगर यहाँ पे कोई कहे कि हम आ रहे हैं और वो नहीं आता है, आम आदमी को तो एक बार देवी माँ माफ कर देती है, लेकिन अगर वो कोई बड़ी हस्ती हो, वो कोई बड़ा व्यक्ति हो, उसको माँ माफ नहीं करती है। और कहते हैं कि चंद रोज के बाद ही जो संजय गांधी का जहाज था वो क्रैश हो गया था और उनकी डेथ हो गई थी। इससे जोड़ के उसको देखते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजनीति में इस तरह के अनुष्ठानों का बहुत महत्व महत्व है, क्योंकि उसके बाद अगर मैं ये बड़े लेवल की बात कर रहा हूँ, छोटे लेवल में तो चलता ही रहता है।
प्रधानमंत्री तक, गृह मंत्री तक देश के इस तरह के अनुष्ठान करते रहे हैं। और आपको जानकारी होगी, आपने नाम भी सुना होगा, जो देश के बहुत बड़े तांत्रिक हुए हैं चंद्रा स्वामी, वो लगातार प्रधानमंत्रियों से उनके संपर्क रहते थे। इंदिरा गांधी का जिक्र तो मैंने किया, वो भी इस तरह के तांत्रिकों के चक्कर में रहती थी, कई सारे लोग उनसे जुड़े हुए थे, वो भी एक लंबी कहानी है। इसके अलावा आपने देखा कि जिस प्रकार से नरसिंह राव से चंद्रा स्वामी के संबंध थे, चंद्रशेखर जो हमारे बलिया के थे, उनसे जिस प्रकार से चंद्रा स्वामी के संबंध थे, राजीव गांधी जैसे पढ़े लिखे लोग इस तरह का भाव शायद नहीं देते थे, वो इन चीजों में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उसके बाद तमाम लोग इस तरह के अनुष्ठान का कुछ न कुछ महत्व रखते थे, मानते थे और अपने जीवन से उसको जोड़ कर रखते थे। और अगर हम पिछले दिनों देखें, कांग्रेस की सरकार में भी इस तरह से देखें, तो एक वाक्य मुझे बहुत अच्छे से याद है कि एक बहुत मेरे ख्याल से ये 2012 या 2013 के लगभग की घटना है। बहुत बड़ी घटना, जो घटना हुई थी आज के प्रयागराज और कल के इलाहाबाद में, रेल दुर्घटना हुई थी बहुत बड़ी। और रेल मंत्री पवन बंसल थे, उनके ऊपर और भी कई आरोप भ्रष्टाचार के लग रहे थे, और ये हो गया था कि इनको इस्तीफा देना पड़ेगा, और मीडिया में लगातार की चर्चाएं चल रही थी। तो उन्होंने एक अनुष्ठान कराया था, और कहीं से बकरे के बच्चे को लाया गया, विजुअल भी मीडिया में आए थे, तो उन्होंने भी तांत्रिकों को बुला के इस तरह का अनुष्ठान किया। अब हम आते हैं आज का जो राजनीतिक परिदृश्य है, आज की जो राजनीति है, ये तो खुद ही भगवान से जुड़े हुए लोग हैं, ये तो खुद ही भगवान के मालिक हैं, ये तो राम को भी एक मंदिर में बिठाते हैं, यहाँ तो बाबा महंत है, मठ है, सारी चीजें हैं। तो यहाँ इस तरह की चर्चाएं आई हैं कि कई जगह गुप्त स्थानों पे तांत्रिक अनुष्ठान चल रहे हैं, ताकि कुछ बाबाओं को जो राजनीति में घुस आए हैं, उनको वापस मठों में भेजा जाए। इस तरह के अनुष्ठान चल रहे हैं। तो आज कौन से महत्वपूर्ण बाबा हैं जो रास्ते का रोड़ा बने हुए हैं, कैसे उनको निपटाया जाए, क्योंकि उनको राजनीतिक रूप से निपटाने के लिए तमाम साम दाम दंड भेद करने के बाद भी वो निपट नहीं पा रहे हैं। तो उनको निपटाने के लिए एक नया तरीका खोजा गया है। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में तांत्रिक अनुष्ठान कराए जा रहे हैं, ताकि उनको मठ में वापस भेजा जा सके। इस तरह का सपना मेरे को रात को आया, और मैं बड़ा चिंतित हूँ कि आने वाले समय में कौन सा राजनीतिक क्षेत्र ऐसा है, कौन सा राजनीतिक राज्य ऐसा है कि वहां लोगों को निपटाने की बात हो। तो एक ही राज्य है महत्वपूर्ण, वो सारी चीजें आप जान रहे हैं। तो क्या जो सपना मुझे आया है, कल जो मुलाकात हुई थी, उसके जो फोटो जारी हो रहे हैं, उन फोटो पे जो चर्चा हो रही है, उन फोटो का जो विश्लेषण हो रहा है, उसमें जो सोफे पे जिस अंदाज से दो नेता बैठे हैं, देश के गृह मंत्री और एक प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी बॉडी लैंग्वेज पे चर्चा हो रही है, तो क्या कहीं ना कहीं तार मेरी कहानी से जुड़ते हुए नजर आते हैं क्या? ये मैं सोच रहा था, शायद इसीलिए ये सपना आया है। अब सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, क्या होगा, वो नजारा तो आप आने वाले विधानसभा चुनाव में ही देखेंगे। क्योंकि आपके चैनल पे भी और बाकी जगह पे भी हम चर्चा इस बात की करते रहे हैं कि दिल्ली और लखनऊ में जंग है, और उसके बीच में गोरखपुर और नागपुर है। अब क्या परिस्थितियां बनती हैं, लगातार कह रहे हैं, और उसका परिणाम आपने 2024 में भी देखा। अब चंद महीनों के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है, राजनीतिक उथल पुथल पहले ही वहां बहुत ज्यादा चल रही है, तमाम फोटो तमाम वीडियो आ रहे हैं जो इन उत्सुकताओं को बढ़ाते हुए दिखते हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि गुलदस्ता पहले किससे लिया गया, गुलदस्ता लेके दूसरे जो राज्य के मुखिया किस प्रकार से खड़े हुए हैं। तो बहुत सारे ऐसे संकेत हैं जो मीडिया को समझना चाहिए, और मीडिया में हमें तो यही सिखाया गया है कि बॉडी लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण होती है, और जो आप लिख के नहीं बता सकते, जो बोल के नहीं बता सकते, वो तस्वीरें बोलती हैं। और अब तो वीडियो का जमाना है, तो वीडियो तो काफी हद तक बोल देता है। जैसे आज की ही चर्चा चल रही है, सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है, आपके सतीश महाना जी हैं, 8 बार के लगभग विधानसभा के सदस्य हैं, विधायक हैं, और वो कितना बढ़िया वक्तव्य दे रहे हैं, आप उनकी मानसिकता का अंदाजा लगा सकते हैं। अरे ये चंदा चोरी की बात छोड़िए, हमारा चंदा तो सही जगह मंदिर में लगा है, और जिन्होंने अच्छी भावना से चंदा नहीं दिया था, उनका चंदा चोरी हो गया।
देखिए कितनी अच्छी सफाई, और चंदा उन्हीं अब का तो चोरी खबर हुआ है। बद्रीनाथ से भी आ रही है, तमाम और मंदिरों से भी तो आ रही है, तो बद्रीनाथ में भी चंदा चोरी उन्हीं का हो रहा है जिन्होंने अच्छी भावनाओं से नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री और उनके नेता तो अच्छी भावना से देते हैं, इसलिए उनका चोरी नहीं हो रहा है। जो कोई कांग्रेस की मानसिकता के, दूसरी किसी मानसिकता के, या जो राजनीतिक मानसिकता ना रखते हो, भगवान में आस्था रखते हो, अगर वो चंदा देते हैं तो उनका चंदा चोरी होता है। भाजपा से जुड़े हुए लोगों का कोई चंदा कहीं चोरी नहीं हो रहा है, इसीलिए भाजपा मस्त है, इसीलिए उनको कोई चिंता नहीं। चिंता विपक्षियों को है, चिंता आम आदमी को है, चिंता साधारण व्यक्ति को है, चिंता साधारण मतदाताओं को है। भाजपा को कोई चिंता नहीं है। उनका कहना यह है कि हमारा कोई चंदा चोरी नहीं हो रहा है। अगर चंदा चोरी होता तो फिर भव्य मंदिर कैसे बनता? तो भव्य मंदिर बना है इसलिए हमारा चंदा सही जगह लगा है। जी। हम्म। वो काला धन जो है वो जिनका लगा है वो जो है चोरी हो रहा है, और बाकी व्हाइट मनी वाला जिनका मेहनत का पैसा है वो नहीं हो रहा है। खैर, लेकिन एक चर्चा और है और वो बड़ी गंभीर है सर। मतलब उस चर्चा में थोड़ा इमोशनल भी होना पड़ता है, क्योंकि सोनम वांगचुक पिछले 18-19 दिनों से लगातार अनशन कर रहे हैं और उनकी हेल्थ भी डाउन हो रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले तब जागेंगे जब सोनम वांगचुक नहीं रहेंगे इन परिस्थितियों में। लेकिन मतलब वो बड़ा कष्टदायी बात होती है कि कोई अगर अनशन कर रहा है और खुद के लिए नहीं बल्कि देश के भविष्य के लिए कर रहा है, बावजूद इसके सरकार क्या कर रही है? सरकार का एक प्रतिनिधि पिछले मतलब 1 महीने से लगभग ये पूरी चीजें परिस्थितियां चल रही हैं, जंतर मंतर नहीं पहुंचा है, और ना ही कोई डायलॉग करने की मतलब कहीं पर भी कोई कोशिश भी नजर आती है। तो भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, आप राम मंदिर के नाम पर कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कल के भविष्य के बारे में, बच्चों के बारे में इतना तो आपको करना चाहिए कि कम से कम आप बातचीत के रास्ते जो है खुले रखें, बातचीत तो करें। अब इसमें अखिलेश यादव फोन करेंगे और अखिलेश यादव क्योंकि 20 तारीख को कहा जा रहा है वो मिलने भी जा सकते हैं जंतर मंतर, तो आप कहेंगे कि नहीं, अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आपने मौका ही दिया हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान का मैं ट्विटर हैंडल देख रहा था, उन्होंने पिछले 1 महीने में कोई भी ऐसी बात नहीं की है जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए हो, पेपर लीक रोकने के लिए हो। वो कोई मर गया है तो उसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, किसी का जन्मदिन है तो उसको बधाई दे रहे हैं, या फिर कोई मोदी जी कहीं बाहर गए हुए हैं, उन्होंने वीडियो डाला है तो उसको रीट्वीट कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ किया नहीं है। तो ये क्या दिखा रहा है सर? देखिए हिमांशु, ये मंत्रियों के पास कुछ करने को है भी नहीं। जिस काम के लिए रखे गए हैं उसको बखूबी कर रहे हैं, यही इनका काम है। इसके अलावा कोई पॉलिसी बनाना है, कोई कुछ दूसरी चीजें करना है तो वो संघ बनाता है या पीएमओ से बन के आता है। तो इसलिए इसमें कोई धर्मेंद्र प्रधान की गलती नहीं है। और आप ये मान के चलें कि धर्मेंद्र प्रधान हो या आपकी वित्त मंत्री हो या आपके पेट्रोलियम मंत्री हो, ये बहुत व्यस्त रहते हैं, इनकी बहुत सिरदर्दी है, ये बहुत मीटिंगें करते हैं, ये बहुत डिस्कशन करते हैं। ऐसा कुछ नहीं। ये खाली बैठे चाय नाश्ता मीटिंग मीटिंग खेल रहे हैं। वो सब फाइल तैयार होकर पीएमओ से आती हैं और उसी पे एक्शन होता है। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से आप सोनम वांगचुक की बात कर रहे हैं और जिस प्रकार से ये जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा है, ये हमें 2012 की याद दिलाता है, जब दिल्ली में रामलीला मैदान में इसी प्रकार का आंदोलन चल रहा था, तमाम मुद्दे इसी तरह के थे। और वहां पे भी आमरण अनशन जो उन्होंने किया था, जो अपने बुजुर्ग थे, वो महाराष्ट्र के, क्या नाम, मेरे को दिमाग में उनका नाम नहीं आ रहा है, आपको याद आ रहा होगा, अन्ना अन्ना हजारे। हजारे। अन्ना हजारे। अन्ना हजारे ने जिस प्रकार से आंदोलन किया था, अनशन किया था, उसके बाद अरविंद केजरीवाल भी उसमें शामिल हुए थे और कांग्रेस सरकार में थी। और कांग्रेस ने शायद 11वें या 12वें दिन अपने प्रतिनिधियों को भेजा था और कुछ न कुछ उसका पटाखेट हुआ था। यहाँ पे आज 18 दिन हो गए हैं, सरकार की कान पे जू नहीं रेंग रही है। चंद चंद कदमों की दूरी पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, देश के डिफेंस मंत्री, पार्लियामेंट, संसद, सब कुछ है, लेकिन कोई उधर नहीं देख रहा है। इसका कारण यह है कि सरकार मान के चल चुकी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे ऑफ द रिकॉर्ड कहा था कि सरकार ने लोगों की मानसिकता इस प्रकार की बना दी है कि सरकार अगर आपको 5 किलो राशन दे रही है, सरकार अगर आप किसान को 6,000 रुपया दे रही है, तो आपको सरकार का गुणगान करना चाहिए। सरकार आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान, भले ही वो आपकी जमीन छीन ले, भले ही वो आपके पर्चे लीक कर दे, भले ही वो आपकी नौकरी खा जाए, भले ही वो देश की सुरक्षा से समझौता कर ले,
लेकिन आपको तो 6,000 रुपये मिल रहे हैं ना, अब मस्त रहिए। तो इस तरह की परिस्थितियां धीरे धीरे और बढ़ती जा सरकार रही। भी नहीं सर, मोदी जी हैं इसीलिए हम जिंदा हैं, नहीं तो अब तक कहीं और चले गए होते। हाँ, मोदी जी दे रहे हैं क्योंकि मोदी जी ही किसानों को 6,000 रुपया देते हैं, मोदी जी ही 5 किलो की थैली देते हैं और थैली पे मोदी जी का फोटो होता है। मेरा कहने का ये मतलब है कि सरकार मान चुकी है कि हमें इस तरह की चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है और देश में जागरूकता खत्म हो चुकी है ऐसा लगता है। 22 लाख बच्चों ने परीक्षा दी थी, 22 लाख बच्चों के पर्चे लीक हुए थे, परीक्षा रद्द हुई थी। 22 लाख में से क्या 10% बच्चे भी जंतर मंतर पहुंचे हैं। दूसरा, जिस प्रकार से पहले दिन से ही इसको ऐसा थोड़ा डाउटफुल और इस तरह से इसको प्रचारित प्रचारित किया गया, कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के दिमाग में भी डाउट डाल दिया गया कि कहीं ये सरकार की ही कोई रणनीति तो नहीं है और इसमें आके वांगचुक फंस गए हो। बच्चों का आंदोलन है, पर्चा लीक का आंदोलन है, वांगचुक को इसमें फंस गया। इस तरह के सवाल भी कई लोग उठा रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये मामला क्या है। दूसरा, अगर वांगचुक आमरण अनशन पे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि तत्काल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी सरकार के लिए कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इश्यू नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान अगर हट गए शिक्षा मंत्रालय से तो देश में तबाही आ जाएगी, शिक्षा तंत्र खत्म हो जाएगा, विश्व पितामह अगर मर गए तो फिर पूरा महाभारत ही खत्म हो जाएगा। ऐसा पहाड़ टूटने वाला नहीं है। लेकिन भाजपा इस तरह का परसेप्शन, जनता के दबाव में आके हमने मंत्री का इस्तीफा दिया, इस तरह की परंपरा भारतीय जनता पार्टी शुरू नहीं करना चाहती। इसलिए मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार इस पर कोई एक्शन लेगी। और नहीं अगर सर, इस मैं बीच ये कह रहा हूं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना हो। हम कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ना दें, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान इतना तो कर सकते हैं कि वो जंतर मंतर जाएं, सोनम वांगचुक से बात करें, या फिर जो भी छात्र वहां पर आंदोलन कर रहे हैं उनसे बात करें, उनसे उनको आश्वासन देकर आए, कहे कि हाँ जहां जहां दिक्कतें हैं हम जो है सॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। जितने बच्चे नीट के चक्कर में जिन्होंने अपनी जान दे दी कथित तौर पर, उनके घर जाए, उनके अभिभावकों से मुलाकात करें, कुछ मुआवजा दें। हालांकि किसी की जिंदगी मुआवजे से वापस नहीं आ पाएगी, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि इंसानियत के नाते इतनी संवेदनाएं तो होनी चाहिए। क्या वो संवेदनाएं भी नहीं है? मतलब ये तो खत्म है ना बिल्कुल मामला, कि आप सुनेंगे ही नहीं, कोई कुछ भी बोलेगा तो सरकार किस बात की, तानाशाही चल रही, हिटलरशाही चल रही। आप हिटलर हैं, आप किसी की नहीं सुनेंगे, आप एक तरफा मन की बात करेंगे। और कोई अगर पत्रकार आपसे पूछ लेगा कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, तो आप कह देंगे कि वो ग्रामीण भारत से ज्यादा है, तो इसलिए ग्रामीण लोग जो है वो डायलॉग करने में विश्वास ही नहीं रखते, वो तो मन की बात सुनने में विश्वास रखते हैं। ऐसी बात कर देंगे आप। गजब बेशर्मी है। देखिए हिमांशु, आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को जाना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को करना, क्या धर्मेंद्र प्रधान की इतनी हैसियत है कि वो स्वतः फैसला ले ले और स्वतः वो फैसला लेके चले जाए? आपको ये लगता है? यहाँ कहाँ से निर्देश आते हैं, किन निर्देशों का पालन करना है क्या नहीं करना है, ये तो आपको बखूबी पता है। आप खाली मंत्री के आने जाने की बात कर रहे हैं। खबर में कल सुबह को हेडलाइन क्या होगी, आज रात को डिस्कशन किस इशू पे होगा, ये भी वहीं से आता है। तो इतनी तो, आसानी से कोई तो खुद सर अगर कहता है। मुझे ऐसा लगता है, अगर अगर ये बात है कि कहीं और से आप पपेट बन के चल रहे हैं, तो इससे अच्छा तो आपको इस्तीफा ही दे देना चाहिए। आपकी रीढ़ की हड्डी ही नहीं है तो आप मंत्री बनने लायक ही नहीं है, आपको होना ही नहीं चाहिए उस कुर्सी पर। नैतिकता के आधार पर आपको इसलिए इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि आप कुछ कर पाने के काबिल ही नहीं है। इसलिए नहीं कि पेपर लीक हो गया हम नहीं रोक पाए, नहीं, आप कुछ कर पाने के काबिल ही नहीं है, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, इसलिए आपको इस्तीफा दे देना चाहिए एक इंसान होने के नाते। नहीं, देखिए आप ये समझिए कि इस तरह की चीजें जो है वो तो मान के चल रहे हैं इस बात को। उनको तो पता है कि वो किसके रहमो करम पे मंत्री बने हुए हैं। वो तो जानते हैं कि उनको किसने मंत्री बनाया है, उनके आका हैं वो। तो उनका निर्देश बिना सुने बिना उसके कैसे कर सकते हैं? सही देखिए बात है। ये कोई रोबोट फिल्म नहीं है रजनीकांत की कि आपने जो रोबोट बनाया था वो आज घाती हो जाएगा, आप ही को मारने पीटने लगेगा। ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ तो आप पपिट हैं, रोबोट हैं, आप अपना काम करते रहिए। जितनी चाबी भरी है उतना ही खिलौना चल रहा है, उससे आगे नहीं चल पाता। तो ये बेमानी है इस तरह की बहस करना, मुझे लग रहा है। मुझे कोई आशाएं इस सरकार से नहीं है और मैं तो खुद निजी तौर पे भी अपील करना चाहता हूँ वांगचुक साहब से कि वो अपना आमरण अनशन वापस लें, आंदोलन करते रहें, बच्चों के साथ वो संघर्ष करते रहें।
लेकिन अपनी जान देके उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि ये बेशर्म सरकार है, ये मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को? बहुत ही गंभीर मामला है। सोनम वांगचुक जिस तरह से लगातार अपनी हेल्थ डाउन होने के बावजूद आमरण अनशन पर बने हुए हैं, लेकिन सरकार है कि सुनने का नाम नहीं ले रही। अमित शाह जी के पास टाइम है योगी आदित्यनाथ से मिलने का, तमाम भाषण देने का। मोदी जी के पास टाइम है विदेश जाकर तमाम मेडल्स कलेक्ट करने का, लेकिन हमारे देश के जो युवा मांग कर रहे हैं उनकी बात सुनने का टाइम किसी के पास नहीं है। दिल्ली में जंतर मंतर पर यह हो रहा है, चंद किलोमीटर की दूरी है, वो भी ये नेता अगर तय नहीं कर पा रहे हैं तो उनको नैतिकता के आधार पर कम से कम शर्म से ही इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।